उन्होंने मेरे पासपोर्ट को चेक किया, अपने ऑफिसर को कॉल किया और उन्होंने कहा कि स्पेशल चेक फॉर यू, वेट देयर। मैं समझ गया भाई। इवन उन्होंने मेरे हॉस्टल में भी कॉल करके ये पूछा था कि इस बंदे का क्या रिजर्वेशन आपके हॉस्टल में है। इसलिए कह रहा हूँ, निकलते ही हड़बड़ाइएगा नहीं कि मुझे सिम कार्ड लेना है, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ। वीज़ा के बारे में भी आपको बता देता हूँ, इस बार भी मैंने रशिया के ई वीज़ा के लिए ही अप्लाई किया है। तो ये चीज़ से मेरे तो पैसे बचते हैं, ये मेरा पर्सनल एडवाइस है, ओपिनियन है आपके लिए। हेलो, गुड इवनिंग गाइज फ्रॉम मॉस्को के एक आम से शाम में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। अभी शाम के बज रहे 5:30 और अभी फॉरकास्ट है कि अभी स्नोफॉल होने वाली है। तो मैं जस्ट हॉस्टल से निकला ही हूँ, बाकी बस ऐसे ही पार्क में घूम रहा हूँ। वातावरण कुछ ऐसा हो रखा है, मेरे निकलने के पहले भी थोड़ा बहुत स्नोफॉल यहाँ पे हुआ था, तो आप देख सकते हो। देखो यहाँ पे पूरी स्नो भर चुकी है और टेम्परेचर अभी जस्ट माइनस में ड्रॉप हुई है। कल मैं एक जगह के लिए निकल जाऊंगा, चलो बता ही देता हूं आपको मैं कहां जाने वाला हूं। तो मॉस्को में आज मेरा तीसरा दिन है और कल मैं निकल जाऊंगा मुरमंस्क के लिए। तो भाई साहब, मुरमंस्क वो जगह है जो आर्टिक सर्कल के सबसे पास में पड़ता है। पता नहीं, बस प्लानिंग किया है और बस टिकट कटा ली है। मुरमंस्क में मैं फ़्लाइट से जाने वाला हूँ। तो मैं ये सोच रहा हूँ कल से कि भाई अगर मॉस्को में इतना ठंड है तो मुरमंस्क से मैं वापस जीवित आ पाऊँगा कि नहीं आ पाऊँगा। बाकी जो होगा वो तो देखते हैं, और आप भी देखोगे ही। अगर आप मेरी वीडियो मुरमंस्क वाली देख रहे होगे तो इसका मतलब ये है कि मैं ज़िंदा वापस आ चुका हूँगा। बाकी अभी -2 डिग्री सेंटीग्रेड हो रहा है, आसमान से बारिश टपक रही है और कभी भी ये स्नोफॉल का रूप ले सकता है। बाकी आप देखो कितना सुंदर सा लग रहा है भाई। इसी वीडियो में मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ रशिया की इमिग्रेशन के बारे में। तो 2025 में मैं पहली बार रशिया आ रहा हूँ। ये पहली बार, इस साल का पहली बार है। 2024 के जुलाई में मैं रशिया में गया था, तो 6-7 महीने बीत चुके हैं। तो 2024 में जो मेरे साथ इमिग्रेशन में हुआ था और जो 2025 की जो मेरी अनुभव है, उसमें ज़मीन और आसमान का अंतर है। मैं तय करके आया हुआ था कि भाई इमिग्रेशन में तो 2-3 घंटे लगने ही लगने हैं, लेकिन इस बार मैं आश्चर्यचकित हो गया। मैंने पिछली बार जो मेरी इमिग्रेशन हुई थी वो सेंट पीटर्सबर्ग में हुई थी, और इस बार की जो मेरी इमिग्रेशन रशिया में एंट्री हुई वो मैं मॉस्को से किया। तो मैंने जाके इमिग्रेशन ऑफिसर को अपना पासपोर्ट दिया और पूरे सारे डॉक्यूमेंट्स दिए, रिटर्न फ्लाइट टिकट दिए, होटल बुकिंग दिए, क्योंकि मुझे पता था पिछले बार मेरे हर एक डिटेल को चेक किया गया था। तो हो सकता है इस बार भी वो लोग मेरे फुल डिटेल को चेक करेंगे, इसलिए मैं फुली प्रिपेयर्ड था। तो भाई मैंने अपना पासपोर्ट दिया, तो इंडियन पासपोर्ट देखी, मेरे वीज़ा को तो देखी भी नहीं, वो सीधा पासपोर्ट देखते हैं वो लोग। तो उन्होंने मेरे पासपोर्ट को चेक किया, अपने ऑफिसर को कॉल किया और उन्होंने कहा कि स्पेशल चेक फॉर यू, वेट देयर। मैं समझ गया भाई, अब तो समय लगने वाला है 2-3 घंटे, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। और ऑब्वियस मानसिक रूप से तैयार भी था इस चीज़ के लिए मैं। उसके बाद मैं आराम से, मतलब बोलते हैं ना, जब आप मानसिक रूप से तैयार होती हो तो फिर क्या कहना, फिर तो आप चिल रहते हो। ठीक है, अब तो लगना ही है समय। तो मैं इधर उधर घूम रहा था। वो जो वेटिंग एरिया थी, वो वेटिंग एरिया रहती है, सामने चेयर वगैरह लगे रहते हैं। तो एक रशियन फैमिली को भी उन्होंने बोला कि स्पेशल, मतलब आपका चेक करना है, स्पेशल चेक करना है, और मुझे भी। तो भाई 10 मिनट के बाद ना मैं इधर उधर घूम रहा था। मैं तो मतलब कान में गाना वगैरह लगा के ना अपना मस्त था कि अभी तो टाइम लगने वाला है। तो उधर से ना एक ऑफिसर कॉल किया, सुमित कुमार। अरे भाई, ये तो मेरा नाम बुला रहा है। मैं दौड़ के गया उनके पास, तो उन्होंने बोला कम विथ मी। उन्होंने मुझे इमिग्रेशन, मेरे पासपोर्ट उनके हाथ में था, तो वो इमिग्रेशन ऑफिसर के पास लेके गए और उन्होंने रख दिया। अल्लाह ओके, अरे ये क्या ओके। तो उसके बाद ना वो मेरी पासपोर्ट ली। उसके बाद इमिग्रेशन का जो कार्ड बनाती है, वो छोटा सा पर्ची देता है, पिछले बार भी मैंने बोला था। उन्होंने वो मेरे को कार्ड साइन करवाई, मैंने साइन कर दिया। बोला ओके थैंक यू, गो। लो भाई, इतना जल्दी? मैं तो खुशी के मारे ना मैं पागल हो गया। गो? मैं फिर से पूछा, गो? ओके थैंक यू, पसीवा बलजोई। और उसके बाद मैंने अपना पासपोर्ट ले लिया और फिर निकल गया, अपने लगेज क्लेम की तरफ निकल गया। तो भाई इस बार 2025 में मेरे साथ इमिग्रेशन
बहुत ही स्मूथ रहा, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं आई। ना उन्होंने मेरा डॉक्यूमेंट चेक किया, ना उन्होंने मेरा वीज़ा चेक किया। ये भी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। अब इसके एक कारण हो सकता है, क्योंकि मैं 6-7 महीने पहले ही रशिया में आया था और समय रहते रहते निकल भी गया था, तो इसीलिए शायद हो सकता है उनके पास मेरी पूरी डिटेल होगी। उन्होंने मेरे पासपोर्ट को स्कैन किया, तो स्कैन पासपोर्ट में करते ही ऑब्वियसली उनके सिस्टम में तो सब कुछ दिखाई देगा ना, तो हो सकता है इसीलिए मेरा इमिग्रेशन बहुत ज़्यादा ही स्मूथ रहा इस बार रशिया का। और भाई मैं ये फिर भी बोलूँगा आप लोगों को, अगर आप रशिया में आते हो, एज ए टूरिस्ट आते हो, तो प्लीज़ अपना डॉक्यूमेंटेशन अच्छे से करना। हर एक पेज को प्रिंट आउट करा लेना, वीज़ा, रिटर्न फ़्लाइट टिकट्स और आपके होटल बुकिंग, हॉस्टल बुकिंग, सब को डेट वाइज। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो लोग क्रॉस चेक करते हैं। पिछले बार सेंट पीटर्सबर्ग में मैं जब गया था तो मेरे हर एक डॉक्यूमेंट को क्रॉस चेक किया गया था। इवन उन्होंने मेरे हॉस्टल में भी कॉल करके ये पूछा था कि इस बंदे का क्या रिज़र्वेशन आपके हॉस्टल में है। तो इस बार की रशिया की इमिग्रेशन मेरे लिए बहुत ही स्मूथ रही। वो गजब का ठंडा यार। बारिश क्यों हो रहा है? थोड़ा स्नोफॉल होना मांगता है ना, तब अच्छा लगेगा देखने में, मज़ा आएगा महसूस करने में। अच्छा, मैं और भी कुछ इम्पोर्टेंट डिटेल में आपके साथ शेयर कर देता हूँ। जैसे ही मैंने इमिग्रेशन मतलब इमिग्रेशन चेक से निकला, उसके बाद आप बैगेज ले सकते हो। मेरे पास बैगेज था नहीं, मैं एक हैंड बैगेज लेके आया हूँ, मतलब कैरी ऑन बैगेज लेके आया हूँ। चेक इन बैगेज मेरे पास नहीं था, तो मैं ऐसे ही निकल गया एयरपोर्ट में। एयरपोर्ट से जैसे ही आप इमिग्रेशन, मॉस्को की बात कर रहा हूँ, जैसे ही आप निकलते हो चेक से, तो सामने आपको बहुत सारे सिम कार्ड कंपनियाँ दिखेगी। आप हड़बड़ाना मत सिम कार्ड लेने में, क्योंकि जो सामने वाला काउंटर होगा ना, वो उनकी जो रेट होती है ना, वो सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है, 3 सिम कार्ड जो यहाँ पे मॉस्को में या रशिया में चलती है, वो एक तो है मेगाफोन, दूसरा है MTC और तीसरा है बी लाइन। पिछली बार जब मैं आया था मैंने बी लाइन ली थी, इस बार मैंने मेगाफोन का सिम कार्ड लिया है। तो जैसे ही सामने वाले काउंटर में गया ना, तो उन्होंने मुझे कहा कि 2000 रूबल 1 सिम कार्ड मेगाफोन। तो मैंने नहीं लिया, मैं इधर उधर घूमने लगा। तो दूर में मुझे और एक वो काउंटर दिखा, काउंटर नहीं शॉप दिखा, शॉप बनाया हुआ था मेगाफोन का। तो मैं उनके शॉप में इंटर हुआ और उनसे पूछा कि सिम कार्ड का क्या प्राइस है। तो उन्होंने मुझसे चार्ज किया 700 रूबल। इसलिए कह रहा हूँ, निकलते ही हड़बड़ाइएगा नहीं कि मुझे सिम कार्ड लेना है। थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ, इधर उधर घूमो, पहले थोड़ा प्राइस चेक कर लो। सामने वाला काउंटर हमेशा ज़्यादा एक्सपेंसिव होने वाला है। पिछली बार मैं रशिया से आया था तो मेरे पास कुछ रूबल पड़े हुए थे, इसलिए मुझे करेंसी एक्सचेंज कराने की इस बार ज़रूरत नहीं पड़ी। और मैं आपको भी ये एडवाइस करूँगा, अगर आपको करेंसी एक्सचेंज करानी है रशिया में, तो एयरपोर्ट में जितना कम हो सके उतना ही कम करेंसी एक्सचेंज करवाइएगा, क्योंकि एयरपोर्ट की जो रेट होती है वो बहुत ज़्यादा गंदा होता है। ठीक है, अब मैं मॉस्को के एयरपोर्ट में था, अब मुझे जाना है मॉस्को सेंट्रल। मॉस्को सेंट्रल के लिए एयरपोर्ट से ही अगर आप देखोगे, सबसे पहले तो मेट्रो की कनेक्टिविटी होती है और एक एक्सप्रेस ट्रेन होती है। तो मैंने एक्सप्रेस ट्रेन लिया जिसके मुझे पड़े 300 रूबल। अगर मैं मेट्रो से ज़्यादा तो 1.5 घंटे लग जाते हैं, लेकिन मैंने मेट्रो इसलिए नहीं लिया क्योंकि मैं रात भर ट्रैवल कर रहा था, रात भर सोया नहीं था। और अगर मैं टैक्सी लेता तो 1200 रूबल पड़ते, तो मैं 1200 रूबल खर्च ना करके एक्सप्रेस ट्रेन ले लेता हूँ। और भाई बहुत सुंदर एक्सप्रेस ट्रेन है, सीधा मॉस्को सेंट्रल में लाके मुझे ड्रॉप की और वहाँ से मैंने एक मेट्रो लिया और मैं अपने हॉस्टल के पास में आ गया। और उसके बाद मैंने अपने हॉस्टल में चेक इन करा लिया। मेरा हॉस्टल कुछ उस तरफ है, मेरे हॉस्टल का नाम टाइम लैप्स हॉस्टल है। कल तो मैं निकलने वाला हूँ, सुबह 11 बजे की फ़्लाइट है मुरमंस्क के लिए। तो अब मेरे पास ज़्यादा समय है नहीं, आज मुझे करेंसी एक्सचेंज करवाना है, थोड़ा सा ग्रॉसरी शॉपिंग करूँगा जिससे कि कल सुबह उठ के थोड़ा सा ब्रेकफास्ट कर लूँ। और तीसरी चीज़ है कि मुझे कल किस तरह से मैं शेरमेतोवो एयरपोर्ट तक जाऊंगा उसके बारे में भी मुझे पता करना है, क्योंकि शेरमेतोवो एयरपोर्ट यहाँ से 27 किलोमीटर दूर है। और अगर मैं मेट्रो से जाता हूँ तो मुझे 1 घंटे 7 मिनट लगेंगे, और अगर टैक्सी से जाता हूँ तो 1200 रूबल लगेंगे। तो भाई टैक्सी काफ़ी महंगी है ऑब्वियसली यहाँ पे, है ना। तो मैंने डिसाइड किया है कि मैं मेट्रो से ही जाऊँगा। बाकी आज मॉस्को में एंजॉय कर रहा हूँ, थोड़ा शाम को एंजॉय कर रहा हूँ। आज दिन भर घूमने के लिए नहीं निकला था, काफ़ी ठंड है, मैं थोड़ा सतर्क रहना चाहता हूँ कि मुरमंस्क जाने के पहले मेरा तबीयत ख़राब ना हो जाए, और यहाँ की वेदर से थोड़ा यूज़ टू होने की कोशिश कर रहा हूँ।
आशा करता हूँ कि बर्फ़बारी होगी और उसे एक्सपीरियंस भी करूँगा। बाकी मुरमंस में तो बर्फ़बारी होनी ही है वो तो आर्टिक सर्कल की सबसे बड़ी सिटी है। तो भाई मुरमंस एक अलग एडवेंचर, अलग एक्सपीरियंस होने वाला है। पूरे जो यहाँ पे रोड पर है ना, देखो देख रहे हो आप, बर्फ़ का चादर भरा पड़ा है भाई। ये देखो, आप इससे पता लगा सकते हो कि अभी टेम्परेचर कितना हो रहा है। जो मैं चल रहा हूँ ना, जिस तरह से अपने इधर बाली बाली हो जाता है ना, कुछ उस तरह से मेरे अभी जूते में ऐसा लग रहा है कि बाली बाली हो रखा है, लेकिन ये बाली नहीं है ये बर्फ़ है भाई। ये देखो, बर्फ़ की परत एक जम चुकी है पूरे रोड पर। और अगर वीज़ा की बात करता हूँ तो वीज़ा के बारे में भी आपको बता देता हूँ। इस बार भी मैंने रशिया के ई वीज़ा के लिए ही अप्लाई किया है। ई वीज़ा 16 दिन के लिए वैलिड रहता है। मतलब अगर आप रशिया में आती हो ई वीज़ा लेके, तो 16 डेज़ के लिए आप रशिया में रह सकते हो। तो अगर आप जैसे ही वीज़ा अप्लाई करोगे ना, तो आपको कैलकुलेट करके वो बता देंगे कि अगर आप इस तारीख को आ रहे हो तो आपको इस तारीख में जाना है। तो उससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि आपको किस, मतलब कैलकुलेट करने में कि 15 या 16 दिन तक मैं यहाँ पे इस समय तक रह सकता हूँ, या किस तरह से वो लोग समय को काउंट करते हैं। ठीक है, तो ई वीज़ा के लिए मैंने अप्लाई किया। जैसे मैंने पहले अप्लाई किया था, ठीक उसी तरह ही इस बार भी मैंने अप्लाई किया है ई वीज़ा के लिए। तो ई वीज़ा के मुझे पड़े 4,482 रुपये, मतलब ऑलमोस्ट पकड़ लीजिए 4,500 रुपये ई वीज़ा के लिए पड़े। और भाई ई वीज़ा अप्लाई करना बहुत आसान है। उसमें आपको फ़्लाइट टिकट नहीं मांगती है, आप आराम से अप्लाई कर सकते हो ऑनलाइन। 3-4 दिन के अंदर आपको वीज़ा मिल जाएगा। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ई वीज़ा अगर आप लेते हो तो आप 3 महीने की उसकी वैलिडिटी होती है। मतलब अगर मैंने जुलाई में लिया तो जुलाई, अगस्त और सितंबर, ये 3 महीने के अंदर मैं 16 दिन के लिए कभी भी मॉस्को या रशिया में किसी भी जगह में जा सकता हूँ। तो ये तो बात हो गई ई वीज़ा की। यहाँ पे बहुत ज़्यादा आवाज़ हो रहा है, मुझे पता नहीं आपको सुनाई दे रहा होगा कि नहीं। तो वीज़ा के मुझे पड़े 4,482 रुपये, ऑलमोस्ट पकड़ लो 4,500 रुपये। फ़्लाइट मैंने दुबई से ली थी, रिटर्न फ़्लाइट टिकट है। तो रिटर्न फ़्लाइट टिकट के मुझे पड़ गए टोटल 37,300। तो 37,300 और 4,500 अगर आप करते हो तो ऑलमोस्ट 43,000 पड़ता है। आप विश्वास करो, यही आपका सबसे बड़ा खर्च होने वाला है। इसके बाद कोई भी ज़्यादा खर्च नहीं है। हॉस्टल के भी उतने चार्जेस नहीं हैं यहाँ पे। रहने के, खाने के थोड़े प्रॉब्लम होंगे। मैं आपको एडवाइस करूँगा, अगर आप रशिया में अगर आते हो तो सबसे पहले लैंड करते ही और हॉस्टल में चेक इन कर लो। ठीक है, और उसके बाद आप एक ग्रॉसरी स्टोर में चले जाओ। ग्रॉसरी स्टोर में जाके आप दूध का पैकेट ख़रीद लो, कॉर्नफ्लेक्स खरीद लो, या कोई भी सीरियल खरीद लो, और केले और सेब खरीद लो, और कुछ ब्रेड्स खरीद लो, पानरोटी। ठीक है, ये आपको बहुत ज़्यादा ही हेल्प करेगी पैसे बचाने में। क्योंकि अगर आप रशिया में कहीं भी खाने के लिए जाओगे ना, आपको 300-400 तो खर्च होना ही है। ये आप पकड़ के चलो। 400 रुपये, इंडियन रुपीज़ का बात कर रहा हूँ, क्योंकि खाना यहाँ पे बाहर खाना थोड़ा एक्सपेंसिव है। अगर आप कॉफ़ी भी खरीदती हो तो 150 से 200 रुपये तो आपके लग जाते हैं। करता है ना। तो इसीलिए जैसे ही आप लैंड करते हो ना, सबसे पहले एक ग्रॉसरी स्टोर में चले जाओ और अपने लिए ये 2-3 चीज़ें ले लो। भाई अब बारिश की जो बूंद है ना, बर्फ़ बन के लग रही है मुंह में तो सबसे पहले आप ये कर लेना, आपके बहुत पैसे बच जाएंगे। क्योंकि भाई हम लोग चावल खाने वाले इंसान हैं, है ना। चावल वगैरह खाते हैं तो पेट में थोड़ा सा भार बना रहता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। लेकिन यहाँ का जो खाना खाओगे ना, अभी खाओगे 3-4 घंटे के बाद फिर से भूख लग जाएगी। तो ये चीज़ से मेरे तो पैसे बचते हैं। ये मेरा पर्सनल एडवाइस है, ओपिनियन है आपके लिए। देख रहे हो बेंच में भाई पूरा बर्फ़ जम गया है यहाँ पे। ये देखो बर्फ़ का लेयर पड़ गया पूरा।
और रोड में तो भाई बर्फ़ ही बर्फ़ है। ये देखो भाई, लोग भी कह रहे हैं ये क्या पागलपनी कर रहा है, लेकिन इनको क्या पता ये हमारे लिए बहुत इंटरेस्टिंग है। दस्ताने पहनने ही पड़े मुझे, अगर मैं नहीं पहनता ना मेरा मतलब हाथ काम करना बंद हो गया था भाई। अब मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि आप मॉस्को सिटी में आके करेंसी एक्सचेंज कहाँ से करा सकते हो, ठीक है। अभी बात ये है ना, जैसे ही अगर आप रशिया में आते हो 3-4 एप्लीकेशन सबसे पहले डाउनलोड कर लेना, यांडेक्स गो, यांडेक्स मेट्रो, यांडेक्स मैप। आप जहाँ पर भी जिस हॉस्टल में हो, यांडेक्स मैप में बस इतना डालना करेंसी एक्सचेंज नियर मी, आपको दिखा देगा। उसकी रेटिंग भी दिखा देती है 4.8, 4.9। जिस तरह से मैं यहाँ पे टाइम लैप्स हॉस्टल में हूँ ना यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने सर्च किया यांडेक्स मैप पर कि भैया सबसे पास वाला करेंसी एक्सचेंज कहाँ है, तो उन्होंने मुझे दिखा दिया। अच्छा, ये भी मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूँ कि आप होटल बुकिंग रशिया में किस तरह से कर सकते हो। मैंने पहले भी बताया ही होगा, zenhotels.com है जो कि सेम लाइक booking.com है। तो zenhotels.com से आप बुकिंग करा सकते हो, ठीक है। पेमेंट पहले से देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कभी कभी ऐसे भी ऑप्शंस होते हैं कि पे नाउ और पे लेटर। पे लेटर में आपको 200-300 रूबल ज़्यादा लगेंगे। तो भाई स्नोफॉल तो नहीं हो रहा, ये देखो गजब लग रहा है यार। तो चलते हैं, इस वीडियो को शायद मैं यहीं पे ख़त्म कर देता हूँ, क्योंकि ये वीडियो में काफ़ी इन्फॉर्मेशन भी दे दी और काफ़ी लंबी भी हो गई है। मैं कोशिश करूँगा अगर मूड होता है तो मॉस्को की थोड़ी सी नाइट लाइफ, आसपास के बार को थोड़ा सा एक्सप्लोर करूँगा अगर मन किया, क्योंकि कल सुबह 11 बजे की फ़्लाइट है और तो मुझे निकल जाना पड़ेगा 8 बजे, क्योंकि 1 घंटा 15-20 मिनट मुझे लग जाएंगे एयरपोर्ट में जाने के लिए। शर्मी तो वो एयरपोर्ट से मेरी फ़्लाइट है, तो मुझे 8 बजे सुबह निकलना होगा, तो मुझे 6 बजे सुबह उठना है। तो देखते हैं, अभी शाम के 6 ही बजे हैं। अगर मैं कहीं जाता हूँ तो मैं फिर से वीडियो बना के आपसे मिलता हूँ। तो अभी के लिए तत्काल के लिए पक्का मिलता हूँ थोड़ी देर के बाद, और इधर उधर घूमता हूँ तब तक। चलिए बाय।